हाँ देखो, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसको जानने के लिए फंक्शन ज़रूरी है। अब कंपोजिट फंक्शन की ज़रूरत क्यों यहाँ पड़ी कंटिन्यूटी में, अभी कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन बचे हैं, तो उस क्वेश्चन को बताने के लिए कंपोजिट फंक्शन जानना जरूरी है, या कंपोजिशन फंक्शन। तो फंक्शन को जानने के लिए आप पिछले साल पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्या है, जैसे आप देखो कि fx = लिखा है 2x, ठीक है, ये 2s+1 ऐसे लिखा है, तो इसको फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो जैसे s के स्थान पे हम 1 लगा दिए, s में 1 लगा दिए, 1 में f लगा दिए, तो 2 × 1 + 1, तो क्या आ गया 3 आ गया। तो 2 में f लगा दिए तो 2 × 2 + 1, तो क्या आ गया 5। 3 में f लगा दिए तो 2 × 3 + 1 = 7, ठीक है। 3 में f लगा दिए 4 में, तो क्या होगा 2 × 4 + 1, तो क्या आ गया 9। तो f एक नियम है, जैसे 1 को 3 बना दिया, 2 को 5 बना दिया, 3 को 7 बना दिया, 4 को 9 बना दिया। तो ये इसका किसी नियम का काम होता है, कोई रूल का काम होता है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यह एक रूल है, लेकिन रूल कैसा है, जो दो सेट के बीच में लगता है। एक जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और दूसरा B है जिसके एलिमेंट हैं क्या 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो यह एक रूल है जो दो सेट के बीच में लगता है, दो नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो वह रूल जिसके माध्यम से सेट A के सभी एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, और हर एक एलिमेंट रिलेटेड है B का यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो A और B के बीच लगने वाले ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए B के किसी न किसी एलिमेंट से। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट हैं s1 s2 s3, और यहाँ पे क्या है y1 y2 y3, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। x4 है जो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एक एलिमेंट बच गया जो किसी से रिलेटेड नहीं है, तब ये रूल एफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन कब कहलाएगा, जब रूल एफ के तहत सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए। बी का बच जाए तो चलेगा, लेकिन ए का नहीं बचना चाहिए, ए का नहीं बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए है और ये बी है, तो यहाँ पे आ गया x1 s2 s3, ये y1 y2, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये y3 तो इससे रिलेटेड है, ये मान लो y4, इधर बच गया तो चलेगा। तो यहाँ पे ये रूल एफ है, यहाँ पे रूल एफ फंक्शन है, लेकिन यहाँ रूल एफ फंक्शन नहीं है। सर अगर इधर पे कम होता इस साइड ज़्यादा होता, मतलब एक सुनो बता रहे हैं क्या, हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से, जैसे पर यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ए है, ये बी है, और यहाँ पे x1 है, s2 है, s3 है, ये क्या है y1 इससे रिलेटेड है, और ये क्या है y2 इससे रिलेटेड है, और ये क्या है y3 तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे y4 है तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है बी के किसी न किसी एलिमेंट से, तब भी फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 का इमेज ए के स्थान पर नहीं बन रहा है, s1 का इमेज y1 पर भी बन रहा है, s1 का इमेज y3 पर भी बन रहा है, ठीक है। तो जब डेफिनेशन क्या है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए का ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस हूबहू कंडीशन को फॉलो करने वाला ये रूल है, ये भी है, सेट ए का ईच एलिमेंट संबंधित भी है, बी के यूनिक एलिमेंट पर इमेज है। कहने का हर एक एलिमेंट के एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का दो स्थान पर इमेज बन रहा हो, जैसे इसमें है एक एलिमेंट का दो स्थानों पर इमेज बन रहा है, तो हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ दो इमेज बन रहा है, एक से अधिक इमेज बन रहे हैं, ठीक है। केवल एक ही इमेज बनना चाहिए एक सेट ए के किसी भी एलिमेंट का बी में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 एलिमेंट के एक स्थान पर इमेज बने, चलेगा, पर एक एलिमेंट का कई स्थानों पर इमेज बनता है तो वे वह रूल को फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ए है और बी है, इस प्रकार कंडीशन हो सकती है कि मान लो s1 है, s2 है, s3 है, और यहाँ y1 है, तो ये इससे भी संबंध, ये इससे भी रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ऐसा हो सकता है। हर एक एलिमेंट इसका इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है, इसका इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है, इसका इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए है और ये बी है, ये एलिमेंट है x1 और ये एलिमेंट है y1 y2 y3,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। ये रूल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक नहीं बन रहा है। एक एलिमेंट का 3 स्थानों पर इमेज बन रहा है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक बन रहा है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट संबंधित भी होना चाहिए सेट ए का। बी का बच जाए तो चलेगा, लेकिन ए का नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, सुनो, ये वाला फंक्शन है। ऐसी कंडीशन में जब ए और बी के बीच में कोई रूल फंक्शन हो गया, तब ए कहलाता है फंक्शन एफ का डोमेन और बी कहलाता है फंक्शन एफ का कोडोमेन। और कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है। तो ये y1 y2 y3 का कलेक्शन क्या होगा? रेंज। और y1 y2 y3 y4 का कलेक्शन कहलाएगा कोडोमेन। और सेट ए कहलाएगा फंक्शन एफ का डोमेन, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब ए और बी के बीच लगने वाले रूल को फंक्शन कहते हैं। और सेट ए फंक्शन एफ का डोमेन कहलाता है, सेट बी फंक्शन एफ का कोडोमेन कहलाता है। और कोडोमेन के वे एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है, ठीक है। फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, यदि किसी फंक्शन के द्वारा डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बनता हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1-1 फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। जैसे यहाँ पे देखो, हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग बन रहा है, ये क्या है? इंजेक्टिव मैपिंग है, 1-1 मैपिंग है। लेकिन ये वाला नहीं है इंजेक्टिव। क्यों? हर एक 2-3 एलिमेंट का एक स्थान पे इमेज बन रहा है, जबकि हर एक का अलग अलग इमेज बन रहा होता। जैसे ये भी इंजेक्टिव मैपिंग है या 1-1 मैपिंग है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो, ये तो मैपिंग ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे इसको छोड़ देते, ये भी तो मैपिंग हो गई, लेकिन ये इंजेक्टिव मैपिंग नहीं है। 2 एलिमेंट का इमेज एक ही स्थान पे बन रहा है, इसको बोलेंगे मेनी वन मैपिंग। मेनी वन, एक से अधिक एलिमेंट का एक ही स्थान पे इमेज बन रहा है, तो इसको मेनी वन मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यदि मान लो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो गया, देखो ये भी एक 1-1 मैपिंग है। 1-1 या इंजेक्टिव, 1-1 कहो चाहे इंजेक्टिव कहो, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये भी 1-1 मैपिंग है और इंजेक्टिव मैपिंग है। साथ ही इसमें क्या है, जिस मैपिंग के द्वारा कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, उस मैपिंग को ऑनटू भी कहते हैं, या सर्जेक्टिव ऑनटू। जैसे हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो गया डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो ये ऑनटू है, लेकिन ये वो ऑनटू नहीं है, क्योंकि बाई 4 बच गया, ठीक है। तो जो बच गया, एक या एक से अधिक एलिमेंट बच गया, तो उसको बोलते हैं इनटू मैपिंग। क्या बोलते हैं? तो ये इनटू मैपिंग है, ये ऑनटू है। लेकिन ये वाली मैपिंग क्या है? 1-1 भी है और ऑनटू भी है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट बन रहा है, और हर एक एलिमेंट कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड भी है। यानी जो कोडोमेन में एलिमेंट है, वही रेंज में भी हैं। रेंज में कौन होते हैं? जो संबंधित रहते हैं। और कोडोमेन तो दूसरा सेट पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाता है, तो ऐसी मैपिंग को ऑनटू कहते हैं, ठीक है। और जब कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं होता, तो ऐसी मैपिंग को इनटू कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो ए से बी के बीच में जो मैपिंग है, 1-1 भी है और ऑनटू भी है। 1-1 भी है और ऑनटू। 1-1 समझ में आया? डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो तो 1-1 है। अब ऑनटू क्या है? कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो उसको कहते हैं ऑनटू। अब देखो आगे फिर डिटेल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कंपोजिशन की ज़रूरत है, जो यहाँ तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। 3 सेट ले लेते हैं, ए, बी और सी। और ए और बी सी के बीच में, ए और बी के बीच में मैपिंग एफ क्या है? 1-1 ऑनटू है। और बी से सी के बीच में जी मैपिंग 1-1 ऑनटू है। तो ए से सी के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। इस मैपिंग को कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन या कंपोजिट मैपिंग, जिसको डिनोट करते हैं GOF से, सच दैट ए टू सी। ये मैपिंग यदि ए से बी, दोस्त ए बी सी 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, और ए से बी के बीच में मैपिंग एफ 1-1 ऑनटू है, और बी से सी के बीच में जी 1-1 ऑनटू है, तो ए से सी के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, जिस मैपिंग को कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन या कंपोजिट। कंपोजिशन या कंपोजिट। तो एफ और जी के कंपोजिशन को उल्टा लिखते हैं, एफ जी नहीं लिखेंगे, GOF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GOF। तो GOF किसके बीच डिफाइंड हो रहा है? ए से सी के बीच, ए से सी के बीच, ठीक है।
तो ए से और सी के बीच में डिफाइन होने वाली मैपिंग क्या कहलाती है? एफ और जी का कंपोजिट मैपिंग कहलाती है या कंपोजिशन मैपिंग कहलाती है, जिसको डिनोट करते हैं GOF से। ठीक है, तो जैसे यहाँ GOF है, GOF है और यहाँ x लगा है, जिसका मतलब क्या है? G लिखोगे मीडियम ब्रैकेट में FX है, फिर इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो यहाँ पे ये कहना ये चाहते हैं कि A और B तीन, यदि A से B के बीच में कोई मैपिंग F है, A से B के बीच में कोई मैपिंग F क्या है? कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, और B से C के बीच में G मैपिंग कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, तो GOF भी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होगी, GOF कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होगी। और यदि मान लो आपके पास मैपिंग F है और एक मैपिंग H है, G है और एक मैपिंग H है, तो यदि हम किसी मैपिंग F को यह दिखा दें कि F क्या है? GOH, F G और H का कंपोजिशन के रूप में लिखा जा सकता है F को, तब हम कहेंगे यदि G और H अलग अलग कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, तो G और H का जो कंपोजिशन होगा वह भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो F रिप्रेजेंट हो रहा है दो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के कंपोजिशन के फॉर्म में, इस वजह से F भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो किसी मैपिंग को यदि हम ये दिखा दें कि दो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग का कंपोजिट फंक्शन है या कंपोजिशन फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में वह मैपिंग F क्या हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस। हो सकता है कि F को के बारे में आपको पता रहता ना हो, लेकिन G और H के बारे में अलग अलग से पता है कि G और H कॉन्टिन्यूअस मैपिंग क्यों हैं। यदि हम F को रिप्रेजेंट कर देते हैं G और H के कंपोजिट मैपिंग के फॉर्म में, ऐसी कंडीशन में F भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है, G और H कॉन्टिन्यूअस पता है, और ये रिप्रेजेंट कर दें कि F क्या है? G और H का कंपोजिट मैपिंग है, तो F भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यदि आपको अलग अलग पता है G और H के बारे में कि कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है, और F को रिप्रेजेंट कर दें G और H मैपिंग के कंपोजिट के फॉर्म में, ऐसी कंडीशन में F भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। प्रूव दैट ए फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर is a continuous function, is a continuous function, continuous function. तो let hx is equal to x square and gx is equal to cos x. ठीक है, अब एच क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और GS क्या है? एक कोसाइन फंक्शन है। तो कोसाइन फंक्शन आर पर कॉन्टिन्यूअस होता है, जानते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर दें? GOF निकाल दें। क्या निकाल दें? GOH। GOH में S में लगाओगे तो क्या आएगा? इसको लिख सकते हो क्या? G लिखोगे मीडियम ब्रैकेट में लिख दोगे HX कि नहीं, और यहाँ पे HS की वैल्यू क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे जानते हो कि किसी भी x में जब G लगाते हैं तो S के पहले क्या लग जाता है? cos। देखो ना, S में लगा H, तो H का काम क्या है? जिसमें लगेगा H उसको स्क्वायर बना देगा, और G का काम क्या है? जिसमें लगेगा G उसके पहले cos लगा देगा। ठीक है, तो HX के स्थान पे हम क्या लिख दिए? S स्क्वायर। अब G का काम क्या है? जिसमें लगेगा G उसके पहले cos कर देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर नहीं हो गया? तो cos x स्क्वायर क्या है? fx है। तो यहाँ क्या आ गया? GOH x इज इक्वल टू क्या आ गया? fx है। तो GOH इज इक्वल टू f हो गया। तो f आ गया, f और G का कंपोजिट मैपिंग आ गया कि नहीं आ गया? जबकि आपको यह अलग अलग पता है, G और H ना है, ये G और H का कंपोजिट मैपिंग, और G और H के बारे में पता है अलग अलग। G भी क्या है? G का कोसाइन फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस है, और H पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है f है। तो हम जानते हैं कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए f भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस।
तो इसको ढंग से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। एंड वी नो दैट every polynomial and cosine function are always continuous function on R implies x is equal to x square and gx is equal to cos x, both are continuous function, ठीक है। and we see that GOH x is equal to G मीडियम ब्रैकेट में HX की वैल्यू आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर। अब किसी भी फंक्शन में G लगा देते हैं तो उसके पहले कास लग जाता है एक्स स्क्वायर, तो क्या है FX है। तो यहाँ क्या मिल गया GOH, तो S को हटा दिए दोनों साइड, तो GOH बराबर F। क्लियरली मैपिंग F इज कंपोजिट ऑफ H एंड G। क्लियरली फंक्शन F X इज कंपोजिट मैपिंग कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन HX and GX, and we know that composite function of two continuous function are always continuous. So fx is equal to cos x square is a continuous function, ठीक है। ये ए नंबर है, बी नंबर अपने से लिख देते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार कर लेना, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हम लिख दिए, इसी प्रकार एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर कर लेना। तो वहाँ भी एच एस बराबर एस स्क्वायर मानोगे, जी एस बराबर साइन एस कर दोगे, और लिखने का तरीका यही पूरा बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो,
ठीक है लिए अब देखो, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन और फिर मॉड एक्स, वहाँ cos एक्स स्क्वायर था ना, cos एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए थे, एक्स स्क्वायर फंक्शन एक था, एक cos एक्स था, तो एक्स स्क्वायर को एच एक्स मान लिए थे ना, एच एक्स को क्या माने थे, एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ था एफ एक्स इज इक्वल टू, समझाते हैं आपको, cos एक्स स्क्वायर था, तो इस फंक्शन के अंदर इस स्क्वायर वाला छुपा हुआ है, तो इसको एच एक्स बराबर एस स्क्वायर माने थे कि नहीं माने थे, तो दूसरा फंक्शन जी एस इज इक्वल टू cos एक्स मान लिए थे, तो यहाँ एच का काम कौन करेगा, मॉड ऑफ एक्स, एच का काम क्या कौन करेगा, और फिर जी एस का काम कौन करेगा, साइन एक्स, जी एच का काम कौन करेगा, जैसे हम लोग एच एक्स बराबर ले लिए क्या, मॉड ऑफ एक्स, और जी एस बराबर क्या ले लिए, साइन एक्स, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, जी ओ एच निकालेंगे, तो क्या होगा, जी लिखेंगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर, एच एस लिख देंगे, अब यहाँ पे जी एच एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, मॉड ऑफ एक्स, अब जी का काम क्या है, जिसमें जी लगता है उसके पहले लगा देता है साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन मॉड ऑफ एक्स नहीं आ जाएगा। हाँ, जो जिस फंक्शन में एक तो फंक्शन अलग से विलुप्त रहता है, समाहित रहता है, उसी को एच एक्स मानते हैं, ठीक है, इसके अलावा दूसरे को जी एस मान लिए, तो आ गया जी, वे दोनों का कंपोजिशन आ गया एफ एक्स, ठीक है। अगर किसी को उल्टा पुल्टा फिर तो कर दोगे तो फिर सेट नहीं हो पाएगा, तो सोचना पड़ेगा रफ में फिर आपको कि एच ओ एस निकालें कि जी ओ एस निकालें। जैसे मान लो किसी के एक दो फंक्शन है, एक साइन है, एक मॉडुलस फंक्शन है ना, किसी को कुछ मान लिए आप, ठीक है, जैसे मान लो आप उल्टा मान लिए धोखे से, क्या मान लिए, जी एस इज इक्वल टू मान लिए क्या, मॉड ऑफ एक्स ले लिए, और एच एक्स इज इक्वल टू लिख लिए साइन एक्स, तो आप थोड़ा रफ करके देखना पड़ेगा कि जी ओ एच में आएगा ये वाला फंक्शन कि एच ओ जी में आएगा, जी ओ एच में आएगा कि एच ओ जी में आएगा। हो सकता है कंफ्यूज हो गए, आप नहीं समझ पाए किसको क्यों कि कुछ मानना है, याद थोड़ी किए रहोगे, किसी को एक ठोके एच एस मान लिए, किसी को जी एस मान लिए, ठीक है। अब ये देखना ये है कि किस जो फंक्शन है किसका, एच और जी का कंपोजिशन करने से आएगा कि जी और एच का कंपोजिशन करने पर आएगा, तो यहाँ रफ करके देख लो पहले दोनों कंडीशन लगा के, जैसे यहाँ पे जी ओ एच लगा देते हो, अब जी ओ एच लगाते हो तो क्या होगा, पहले जी होगा, फिर मीडियम ब्रैकेट में एच एस होगा, अब एच एस किसको माने हो आप, एच एस किसको मान लिए हो, एच एस साइन एस को मान लिए हो, तो यहाँ साइन एस लगा दिए, अब जी लगा दिए हो, अब तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब ये है कि जिसमें जी लगता है उसमें मॉड लगा देता है, तो यहाँ आ गया क्या, मॉड ऑफ साइन एस आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको उल्टा लगाना पड़ेगा, जी ओ एच लगा है तो एच ओ जी लगाना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो आपको भूल जाता है किसको एच एस मानना चाहिए, किसको जी एस मानना चाहिए, ठीक है, तो किसी को एच एस मान लिए, किसी को जी एस मान लिए, ठीक है, तो दोनों कंडीशन लगा के देख लो, एच ओ जी लगाओ, जी ओ एच ओ जी लगा के देखो, आप किसको लगाने से एफ आने वाला है उसको फिर लगा लो, समझ गए कहना क्या चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है किसको एच माना है, किसको जी मानना है, किसी को एच मान लिए, किसी को जी मान लिए, पर ध्यान ये रखना है कि दोनों का कंपोजिशन करने से एफ आना चाहिए, तो आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका करेंगे तो वही आएगा, तो जी दो ही कंडीशन रहेगी, या तो जी ओ एच रहेगा अथवा एच ओ जी रहेगा, तो एफ आ जाएगा। अब किस में आ रहा है, जिसमें आने वाला हो उसी को लगाओ फिर, तो यहाँ क्या है, क्या लगाने पर आने वाला है, एच ओ जी लगाना पड़ेगा जब ऐसा मानेंगे तो, किसी को उल्टा मान लेते हैं तो आ जाएगा। हाँ, दोनों कर सकते हो आप। मॉड साइन एस वाला भी है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आ गया ये वाला, तो वाला भी क्वेश्चन है,
तो देखो आगे क्या मान लें हम, लेट एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक ही जैसे दोनों करते हैं ताकि आपको डाउट भी क्लियर हो, थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। अंदर वाले को क्या मान लिए एच एक्स, और फिर क्या मान लिए एफ एक्स इज इक्वल जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ सिर्फ ऊपर वाला भर दिया रहेगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। हाँ ये आप सोल्यूशन में आ गए आप, ठीक है। तो ये अपने से मानना पड़ेगा। तो लेट एच एक्स इज इक्वल टू, दिख नहीं रहा है कि दो फंक्शन इसमें है, साइन फंक्शन भी है, मॉडुलस फंक्शन भी है, तो दो फंक्शन का कंपोजिशन है। तो दो फंक्शन कौन कौन है, एक तो साइन फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन। तो एक तो मॉडुलस फंक्शन को एच एक्स मान लिए और साइन फंक्शन को जी एक्स, ठीक है। अब देखते क्या है, एंड वी नो दैट, एंड ना लगाओ, वी नो दैट every modulus function and sine function, every modulus function and sine function always continuous on R. So एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऑन आर, ठीक है। एंड वी सी दैट जी ओ एच एक्स तो जी एच एस के स्थान पे क्या लिख दें, मॉड ऑफ एक्स। और जी का काम क्या है, जिसमें लगता है जी उसके पहले साइन लगा देता है, तो साइन मॉड ऑफ एक्स। तो क्या आ गया एफ एक्स, तो जी ओ एच एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, तो जी ओ एच इज इक्वल टू एफ। क्लियरली एफ इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ, क्या लिख दी, क्लियरली एफ इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एच एंड जी। एच एंड उल्टा लिखते हैं इसको, यहाँ पे जी ओ एच लिखा था, एच और जी का कंपोजिशन बोलेंगे, और एच ओ जी लिखा है तो जी और एच का कंपोजिट बोलेंगे उसे। हाँ, क्लियरली एफ इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एच एंड जी, क्लियरली एफ इज कंपोजिट function of H and G, composite function of two continuous function Hx and Gx. And we know that composite function of two continuous function and we know that composite function of two continuous function is always continuous. Thus fx is equal to sin mod x is a continuous function. तो fx is equal to
साइन कास मॉड एक्स अपन आप करके आना, कास मॉड एक्स